गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं, फेसेस ऑफ कंपाइलर की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट बताया था कंपाइलर का। तो यहाँ पे फेसेस ऑफ कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर के टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं 6 फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट, कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड। किसी किसी उसमें 7 फेसेस में भी आपको इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इस तरीके से इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बाद एक कोड ऑप्टिमाइजर होगा, टारगेट कोड जनरेटर के बाद भी कोड ऑप्टिमाइजर होगा। मीन्स कोड ऑप्टिमाइजर 2 टाइम्स यूज करते हैं तो 7 फेसेस हो जाते हैं। मोस्टली 6 फेसेस में अपन यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी ये कंपाइलर जो होता है, ये हर एक फेस का क्या मीनिंग है, मैं अभी यहाँ पे बस बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। हर एक फेस का क्या आउटपुट रहेगा, उसके बाद फिर हर एक फेस को मैं डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो अपना जो मेन काम है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है, या जिसको बोलते हैं सोर्स कोड सबसे पहले फेस को दे रहे हैं लेक्सिकल एनालाइजर। और लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स कोड को पढ़कर टोकन जनरेट करेगा। देन ये टोकन दिए जाएंगे आपके सिंटेक्स एनालाइजर को। सिंटेक्स एनालाइजर विद द हेल्प ऑफ टोकन ये जनरेट करेगा सिंटेक्स ट्री, ये जिसको बोलते हैं अपन पार्स ट्री, शॉर्ट में बोले पार्स ट्री जनरेट करेगा। और ये पार्स ट्री जो है सिमेंटिक एनालाइजर को दी जाएगी, और सिमेंटिक एनालाइजर विद द हेल्प ऑफ पार्स ट्री एनोटेड ट्री जनरेट करेगा। अब ये क्या होती है, सबको जब हर एक फेसेस को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। और जब ये एनोटेड ट्री इंटरमीडिएट कोड को दी जाती है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जो ना कि आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मीन्स आपका मशीन कोड भी नहीं होता है, और आपका सोर्स कोड के फॉर्म में भी नहीं होता है। एक अलग टाइप का या बीच का एक कोड होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। और ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, ये इंटरमीडिएट कोड दिए जाते हैं कोड ऑप्टिमाइजर को। तो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, वहां से जो जो भी इंटरमीडिएट कोड आए, उनको जितना हो सके ऑप्टिमाइज करेगा। और उसके बाद ये कोड ऑप्टिमाइजर जो है, ये जो कोड ऑप्टिमाइजर से जो कोड आया, ये ये दिए जाते हैं आपके। कोड ऑप्टिमाइजर जो कोड वो करेगा, ये उस टाइप के कोड को अपन बोलेंगे असेंबली कोड। असेंबली कोड। और ये दिए जाएंगे आपके टारगेट कोड जनरेटर को। टारगेट कोड जनरेटर जो है उसको ऑप्टिमाइज करेगा, है ना, ऑप्टिमाइज करके और उस सारे कोड को आपका टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। टारगेट कोड क्या है आपका, असेंबली कोड है ना। जो आपका टारगेट कोड जो है मशीन कोड है, ये इसको दिए जाएंगे। ये भी वेरी करता है, अगर आपका कंपाइलर के अंदर ही अगर आप असेंबलर इनबिल्ट करके चलते हैं, तो इस तरीके से अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर असेंबलर और कंपाइलर को अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। इसके अलावा जब यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि कंपाइलर को मेनली 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक होता है एनालिसिस, जो लिख देता हूँ एनालिसिस, या एनालाइजर जिसको बोलते हैं एनालाइजर। एक फर्स्ट पार्ट होता है एनालाइजर, एंड सेकंड पार्ट होता है सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर दोनों का क्या काम है, एनालाइजर का काम है पूरा एनालिटिकल पार्ट परफॉर्म करेगा। इसी को मैंने बताया था कि ये जो एनालाइजर वाला पार्ट है, ये कहलाता है आपका फ्रंट एंड। एंड सिंथेसाइजर वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है आपका बैक एंड। तो ये जो एनालाइजर वाला पार्ट है, ये फ्रंट एंड है। ये जो होता है आपका मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है। मीन्स मैं अगर इसी डायग्राम में बना के बताऊं, तो आपको जो यहाँ पे जो ये कोड आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंटरमीडिएट कोड तक की अगर बात करें, तो ये कहलाता है आपका फ्रंट एंड। और यहाँ पे आपका जो ये जितने भी कोड जनरेट करेगा, ये किस टाइप के कोड जनरेट करेगा, ये जो कोड जनरेट करता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है ना, मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है। और उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ से कोड ऑप्टिमाइजर से लेकर लास्ट तक, ये जो होता है आपका बैकएंड के अंदर आएगा। और ये जो कोड जनरेट करता है, इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट कोड। ये जो होते हैं आपके मशीन डिपेंडेंट कोड होते हैं। अब यहाँ पे तो इतना सा अपन ने बेसिक देखा। हर एक फेस आगे कब अपना जो भी आउटपुट होगा, आगे कब पास करेगा, जब उस फेस में कोई एरर नहीं होगी। जैसे मैं पहले फेस की बात कर रहा हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर अगर ये सोर्स कोड रीड करेगा, अगर उस सोर्स कोड को रीड करने के बाद अगर उसको कुछ एरर शो नहीं होती है या एरर नहीं मिलती है, तो वो आगे टोकन जनरेट करेगा। अगर एरर हो जाती है, तो फिर वो एरर हैंडलर को रिपोर्ट करेगा। हर एक फेस एरर हैंडलर से कनेक्टेड होते हैं और सिंबल टेबल से कनेक्टेड होते हैं। इन सभी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, आप एक और टर्म सुनोगे आप यहाँ पे, वन पास कंपाइलर,
या टू पास कंपाइलर, इसका मीनिंग, या मल्टी पास कंपाइलर, इनका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ, या टू पास कंपाइलर क्या होता है इनका मीनिंग भी मैं आपको यही समझाता हूँ, और डिटेल में आगे बता दूंगा आपको। अगर ये सारे के सारे फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, इनको ऐसे सिंगल यूनिट में कंसिडर करके चलूं, सिंगल यूनिट कंसिडर करके चलूं, यहाँ पे आपका इनपुट दोगे और जस्ट आपका आउटपुट अपन कंसिडर करके चले कि आउटपुट एक बार मिलेगा एक ही बार में, तो उस टाइप के फेसेस को अपन बोलते हैं आपका सिंगल पास कंपाइलर। एक पार्ट माने और ये दूसरा पार्ट माने, तो यहाँ से अगर आपका ये जो रिजल्ट है ये इस पार्ट को दिया जाएगा, तो एक बार रिजल्ट यहाँ आएगा और दूसरे पास में रिजल्ट यहाँ आएगा, तो इस टाइप के कंपाइलर को बोलते हैं सेकंड पास कंपाइलर। अगर रिजल्ट एक ही पास में आ जाता है, पूरा जो भी मॉड्यूल रहेगा आपका प्रोग्राम को उसको ऐसे सिंगल यूनिट मान के चले और सारे फेसेस का एक मॉड्यूल बना दे और रिजल्ट एक ही बार में अपन बात करें, तो वो कहलाएगा आपका वन पास कंपाइलर। अगर आपका रिजल्ट मतलब बीच में भी कहीं रिजल्ट मिलता है आपको, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पास परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा अगले पास को दिया जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं टू पास कंपाइलर। और इसी प्रोसेस को अगर हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपका कहलाएगा आपका मल्टी पास कंपाइलर। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ आई। अब यहाँ पे अपन लेक्सिकल एनालाइजर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर होता क्या है और ये इसकी क्या फंक्शनैलिटी रहेगी। तो आपको एक चीज पता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेक्सिकल एनालाइजर। आपको एक चीज पता है यहाँ पे कि लेक्सिकल एनालाइजर को जो अपन हाई लेवल लैंग्वेज पास करते हैं, या जिसको बोलते हैं सोर्स कोड, या तो हाई लेवल लैंग्वेज बोले या जिसको बोलते हैं सोर्स कोड, है ना, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, सोर्स कोड। तो जब ये सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज लेक्सिकल एनालाइजर को पास करते हैं, तो लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ से टोकन जनरेट करने का काम करता है। और ये टोकन किसको दिया जाएगा, आपको पता है कि नेक्स्ट जो फेस होता है आपका सिंटेक्स एनालाइजर, उसको दिया जाता है। बट अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, लेक्सिकल एनालाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ये जो सोर्स कोड है, ये सारा का सारा सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, क्योंकि इस लेक्सिकल एनालाइजर के डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं अपन, इसको अब बोल सकते हैं एक स्कैनर भी बोल सकते हैं कि आपके कोड को स्कैन करने का काम कर रहा। आप इसको बोल सकते हैं टोकन जनरेटर भी बोल सकते हैं, टोकन जनरेटर, आप इसको जनरेटर, इसके अलावा आप इसको बोल सकते हैं टोकन रिकॉग्नाइजर भी बोल सकते हैं ना, डिफरेंट, क्योंकि टोकन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, तो रिकॉग्नाइजर। इस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, रिकॉग्नाइजर, है ना। अब यहाँ पे जो ये सारे का सारा जो टास्क है, अब ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा, आपको एक चीज तो समझ आ गई, टोकन जनरेट करेगा, बट टोकन, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर टोकन क्या होते हैं, लेक्सिम क्या होते हैं, उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। तो पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको समझ आ गई कि टोकन जनरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके जितने भी इनपुट कैरेक्टर होंगे या जितने भी इनपुट सिंबल होंगे उनको क्या करेगा, वन बाय वन सभी को रीड करेगा, सारे सिंबल को वन बाय वन रीड करेगा, और उसकी हेल्प से आपके टोकन जनरेट करने का काम करेगा। तो पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई कि टोकन प्रोड्यूस करता है। दूसरा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है टोकन जनरेट करने का। दूसरी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपके जब यहाँ पे कुछ इनपुट पास करते हो आप, तो उस इनपुट में आपके जो स्पेसेस होते हैं या कमेंट्स होते हैं, उनको वो इग्नोर कर देता है। मीन्स स्पेसेस और कमेंट्स जो होंगे उनको, उनका टोकन जनरेट नहीं करेगा। और ये क्या होते हैं, मैं भी अभी आपको इस एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं एग्जांपल मान के चलूं कि ये मेरा लेक्सिकल एनालाइजर है, और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ इनपुट पास करा, मैं मान लेता हूँ इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन मैंने पास कर दिया। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा मुझे, वो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट की बात, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी सोर्स कोड है इसको अगर पास करेंगे तो यहाँ से टोकन जनरेट करेगा, तो T1, T2, T3, T4, T5, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टोकन मिलेंगे। अब कौन कौन से टोकन हो जाएंगे, मैं ये इंट नाम का एक टोकन हो जाएगा, ए एक टोकन हो जाएगा, कॉमा एक टोकन हो जाएगा, बी एक टोकन हो जाएगा, सेमीकोलन एक टोकन हो जाएगा, टोटल 5 टोकन जनरेट करेगा। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं, या कहीं अपन कमेंट डालते हैं तो उन कमेंट का भी टोकन जनरेट नहीं करता है, स्पेस को इग्नोर कर देता है। इसके अलावा दो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को समझ आ गई। अब इसके अलावा और क्या करता है कि जो भी अगर आपके सोर्स जो मैसेज में अगर आपका जो सोर्स कोड है उसमें अगर कुछ एरर आती है, तो उस एरर को भी हैंडल करने का काम है। एरर हैंडलर को जो रिपोर्ट करता है, जो आपका एरर हैंडलर होता है उसको रिपोर्ट कर देता है। उसके अलावा टोकन को आइडेंटिफाई करने का हो गया, ये इसके मेन काम है। अच्छा, जो भी इनपुट जो है, ये सारा का सारा इनपुट इसको कैसे पढ़ता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ने का काम करता है।
अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि टोकन क्या होता है और लेक्सिम क्या होता है। तो अगर यहाँ पे अपन बात करें, टोकन और लेक्सिम दोनों एक ही चीज होती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके यूजर या प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही चीज होती है, जबकि आपके कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कंपाइलर जो है टोकन को रिकॉग्नाइज करता है, लेक्सिम को नहीं। लेक्सिम ऐसे उसको इनपुट पास किया जाता है और वो टोकन, उसको टोकन आइडेंटिफाई करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर टोकन को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो टोकन को आइडेंटिफाई करने के या कौन कौन से तरीके से अपन टोकन को आइडेंटिफाई करते हैं, वो 5 वे होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको समझा देता हूँ। आप आपके जो इनपुट है या सोर्स कोड है वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स क्या है। दूसरा, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या है वहां पे आपके कोड में। ये सभी टोकन कहलाएंगे ना। उसके अलावा आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल कौन से हैं, स्पेशल सिंबल कौन से हैं। तीसरा आप आइडेंटिफाई कर चौथा आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके इसमें जो है ऑपरेटर या कांस्टेंट कौन सा है, कौन कौन से कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट्स को भी अपना आप में एक ही टोकन मान लेता है। फिर आगे बात करें अपन, तो कांस्टेंट्स के बाद आपके हो जाते हैं ऑपरेटर। ये सभी को ये टोकन मान के चलता है। अब आपको अभी समझ नहीं आया होगा, सर ये क्या बताया आपने। मैं जैसे कीवर्ड की बात कर लेता हूँ। कौन कौन से कीवर्ड होते हैं? जैसे इंट हो गया आपका, इफ हो गया आपका, फ्लोट हो गया आपके, ये सी के अगर कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके जो आइडेंटिफायर होंगे वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे, अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, है ना, कुछ भी नाम हो सकता है विदाउट स्पेस। आप कैसे स्टार्ट नहीं करोगे? डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। डिजिट क्या बीच में आ सकती है? यस, आ सकती है। तो ये सब वैलिड है। आपका आइडेंटिफायर्स के रूल याद होने चाहिए। स्पेशल सिंबल जैसे आपके क्या हो गया, आपका सेमीकोलन हो गया, कोमा हो गया, ये स्पेशल सिंबल्स आएंगे, है ना। कांस्टेंट की बात करें तो 1 2 या इस तरीके से कोई भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ऑपरेटर की बात करें तो प्लस, डिवाइड, स्लैश, सब्ट्रैक्शन, ये आपके ऑपरेटर होंगे। तो जब भी अपन टोकन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को अपन बोलते हैं टोकन। मैं भी दोनों का मीनिंग समझाने वाला हूँ वन बाय। तो आपको जब टोकन को जनरेट करेंगे तो आपको सिंपल सा आइडेंटिफाई करना है कि आपके इसमें क्या, जो कीवर्ड अगर आपको दिख जाएंगे तो वो भी टोकन कहलाएगा, आइडेंटिफायर दिख जाएगा तो टोकन कहलाएगा, स्पेशल कैरेक्टर दिख जाएगा तो टोकन कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ वॉइड मैन, वॉइड मैन, और इस तरीके से मैंने लिखा और मैंने लिखा इंट एक्स। मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे इसमें कितने टोकन हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफ किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपने देखा, ये कीवर्ड है या जो भी आपका सिंबल है ना, ये एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया, ये अपना ये क्या है, ये जो है आपका ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये भी एक टोकन हो गया। तो एक टोकन, दूसरा टोकन, तीसरा टोकन, चौथा टोकन, ओपन ब्रैकेट, ये भी अपना एक ऑपरेटर टाइप का आ गया। तो ये 5th नंबर का टोकन। इंट की अगर बात करें तो इंट जो है आपका कीवर्ड है, तो 6 नंबर का टोकन। एक्स जो है आपका आइडेंटिफायर है, 7th नंबर का टोकन। ये सेमीकोलन जो है आपका स्पेशल सिंबल है, तो ये भी आपका टोकन हो गया, ये भी आपका टोकन हो गया। तो इस तरीके से आपके इसमें टोटल नंबर ऑफ 9 टोकन हो जाएंगे। अब जब ये टोकन को अपन बनाते हैं या जो टोकन आइडेंटिफाई करता है लेक्सिकल एनालाइजर, तो ये इसको जनरेट करने के लिए ये जैसे उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जो आइडेंटिफायर है या नहीं है, ये किस तरीके से उसके लिए क्या यूज करता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करता है। उसकी हेल्प से ये टोकन जनरेट करने का काम करता है। अब यहाँ पे अपन जब टोकन जनरेट करते हैं तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो एक कंसेप्ट को यूज करता है। कंसेप्ट क्या यूज करता है? यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कंसेप्ट को यूज करता है। यूजेस लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स प्रीफिक्स मैच रूल को यूज करता है। इसकी हेल्प से आपका ये क्या करता है, आपका टोकन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब आपको समझ नहीं आया होगा ये चीज, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बात करके चलूं, अगर मैं लिखता हूँ इंट और मैंने लिखा ए, तो अब जब इसको ये रीड करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या। ये अगर इसकी बात करें, अगर इसी को बात करके चले
तो ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर हो गया। आई एन की बात करें तो ये आइडेंटिफायर हो सकता है। सबसे बड़ा क्या, आई एन टी की बात करें तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक कीवर्ड। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, आई का एक मीनिंग होता है, एन का एक मीनिंग होता है, टी का एक मीनिंग होता है, तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, बिना स्पेस बिना कुछ है, तो बिना सबसे लंबा वाला जो है इंट है, तो इसको एक टोकन मान लेगा। फिर स्पेस आए, स्पेस को तो इग्नोर कर देता। फिर आएगा आपका यहाँ ए, ए जो है आपका, ए क्या है यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई करा है, ये तो आइडेंटिफायर है, तो इसको एक टोकन मान लेगा। इसके आगे और कुछ है नहीं। स्पेस आया, स्पेस को इग्नोर कर देगा। फिर से स्पेशल सिंबल आया आपका, तो उसको एक टोकन मान लेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 टोकन जनरेट कर देता है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स को देखेगा, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग है, अगर उससे और लॉन्गेस्ट बन रहा है तो उसको कंसीडर करके चलेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ प्लस प्लस एक्स। अब यहाँ पे जब ये इसको आइडेंटिफाई करेगा तो प्लस देखा, प्लस ऑपरेटर है, बट इसका भी मीनिंग है। फिर उसने देखा डबल प्लस, इसका भी मीनिंग है। तो इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कौन सा है, डबल प्लस। तो डबल प्लस को ऐसे सिंगल ऑपरेटर मान के चलेगा वो, है ना। इंक्रीमेंट आपका जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, या हो सकता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस रहेगी आपकी, प्रीफिक्स रहेगा, उसको ऐसे टोकन कंसिडर करके चलेगा। तो अपने आप में एक ही टोकन हो जाएगा, एक ही टोकन हो जाएगा। और सेमीकोलन एक अपने आप में टोकन हो जाएगा। तो 3 टोकन इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो टोकन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, आपको बेसिक सा फंडामेंटल समझ आया होगा। मैं और भी एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ वॉइड मैन, और मैं लिखा इस तरीके से, यहाँ पे लिखता हूँ इंट एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इंट एक्स, और यहाँ पे मैं इसको कुछ इनिशियलाइज कर देता हूँ। इंट एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 10, एक्स इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे टोकन आइडेंटिफाई करना है कितने टोकन होंगे, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कितने यहाँ पे टोकन होंगे। तो सबसे पहले तो ये अपने आप में एक टोकन हो जाएगा, ये अपने आप में एक टोकन हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट टोकन हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट एक टोकन हो जाएगा, ओपन करली ब्रेसेस एक टोकन हो जाएगा, ये अपने आप में एक सिंबल एक टोकन हो जाएगा, एक्स ऑपरेटर है एक टोकन हो जाएगा, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है एक टोकन हो जाएगा, ये जो नंबर है कांस्टेंट है, ये अपने आप में एक टोकन हो जाएगा, सेमीकोलन एक टोकन हो जाएगा, है ना। सेमीकोलन एक टोकन हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंट है पूरा एक टोकन हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट एक टोकन हो जाएगा, ये डबल कोट्स के अंदर पूरा जो सिंटेक्स लिखा है ये अपने आप में एक टोकन हो जाएगा, ये एक टोकन हो जाएगा, ये एक टोकन हो जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट एक टोकन हो जाएगा, सेमीकोलन एक टोकन हो जाएगा, और करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस एक टोकन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 17 टोकन। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे टोकन आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। आई थिंक इसकी फंक्शनैलिटी समझ आ गई, क्या काम करता है समझ आ गया। अब मेन जो डिफरेंस मैं बताने वाला था आपको, कि लेक्सिंग एंड टोकन टोकन में क्या डिफरेंस है। प्रोग्रामर के लिए दोनों एक ही चीज है, मैंने अभी बताया था कि दोनों के दोनों एक ही चीज रहेंगी प्रोग्रामर के लिए। बट कंपाइलर जो है किसको समझता है, टोकन जनरेट करने का काम करता है। जैसे मैं लिखता हूँ इंट, अब ये तो प्रोग्रामर ने लिखा तो ये इसके लिए भी हो गया। जबकि टोकन जब होगा इसके लिए क्या मान के चलेगा, ये कीवर्ड है, इसका ये कीवर्ड है, टोकन है ना। तो इंट जो है एक टोकन है कीवर्ड टाइप का। दूसरा, अगर ये लिखता है ना, ओपन ब्रैकेट लगाया, तो इसका मतलब है ये एक ऑपरेटर टाइप का, ये जो जाएगा ऑपरेटर टाइप का की टोकन है। इसके अलावा इस तरीके से लिखा, ये भी ऑपरेटर टाइप का एक टोकन है। लिखा 10, इसका मतलब है ये कांस्टेंट टाइप का, है ना, कांस्टेंट टाइप का टोकन है। तो ये इस तरीके से लेक्सिम और टोकन का सिंबल सा मीनिंग होता है सेम ही, बट कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग अलग वो समझ लेता है। तो टोकन क्या होते हैं, किस तरीके से टोकन जनरेट होते हैं, ये अपन ने देख लिया। और लेक्सिकल एनालाइजर का मेन जो टास्क है वो समझ लिया। अच्छा, इसके अलावा एक लेक्सिम की बात करें, तो लेक्सिम अभी मैंने बता ही दिया कि इंट अगर तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे यूजर के, तो इसको लेक्सिम बोलते हैं। एक्स लेक्सिम हो गया, सेमीकोलन लेक्सिम हो गया। तो डेफिनेशन की बात करें, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन सोर्स कोड को कहते हैं लेक्सिम। टोकन ऑफ इसको भी लेक्सिम कहते हैं। पैटर्न क्या होता है, कि आपके जो भी टोकन होंगे उन टोकन को किस तरीके से आप इस वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सेट ऑफ रूल्स जो आपके टोकन को डिस्क्राइब करेंगे उसको अपन बोलते हैं पैटर्न।
तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।